हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7, उसमें वसंत। ये चैप्टर नंबर 19, आश्रम का अनुमानित व्यय। यानी कि इस चैप्टर में हम गांधी जी का जो आश्रम था, साबरमती आश्रम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। यानी कि जब शुरुआत हुई, जब आश्रम की शुरुआत हुई 1915 में, गांधी जी ने आश्रम की शुरुआत की, तब कितने 40 लोग थे। और कुछ देर बाद, यानी कुछ समय बाद, वहाँ पर 50 हो जाएगी ऐसी संभावना होगी। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। यानी कि उस आश्रम में बाहर से कोई अतिथि भी आते हैं, वो 10 अतिथि आते हैं। इनमें 3 या 5 सहपरिवार हो गए। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। यानी कि एक महीने में कई सारी जो फैमिली होती है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, कई परिवार होता है वो गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। इसलिए उनके लिए अलग व्यवस्था की गई थी कि परिवार वालों के लिए, जिसके बच्चे हैं, बीवी है, उसको अलग कमरे मिलेंगे और जो है बाकी है उसको अलग कमरे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक हो जाएगा। यानी कि इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, 3 रसोई घर बनाए थे, किचन रसोई घर बनाए थे। और कितनी उन्हें जगह चाहिए थी, जो 50,000 फुट क्षेत्रफल जितनी जगह उन्हें चाहिए थी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ भी होनी चाहिए। यानी कि गांधी जी के पास 3,000 पुस्तक थे, तो वो सब रखने के लिए अलमारी भी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिससे कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए, इतने इनमें कोदालियाँ, फावड़ा और खुरपों की जरूरत होगी। यानी कि गांधी जी सोचते रहे कि जैसे ही हम आश्रम बनाएंगे तो बाजू में कोई खेती करने की जमीन भी हमें चाहिए। यानी कि खेती कैसे करेंगे, तो खेती में कम से कम 30 लोग हैं वहाँ पर खेती कर सकते हैं। और उसके लिए जो औजार की जरूरत पड़ती है, कोदालियाँ होती है, फावड़ो होते हैं, खुरपी होती है, उनकी सबकी जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ये पढ़ रहे हैं हम। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों का सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में आए, उसके बाद यहाँ पर कोचरब आश्रम की स्थापना की और उसके बारे में बताई गई है। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजारों भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 थोड़ी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 4 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल किले, छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। यानी कि जो फ्रेंड्स दूसरे बढ़ईगिरी के औजार है, जो फर्नीचर काम हम करते हैं, उसके भी औजार होने चाहिए। और यहाँ पे एक दूसरे के मोची काम जो करते हैं हम, जो हमारे जूते पहनते हैं, वो भी पहले के ज़माने में घर में ही बनते थे, यानी कि लोग बनाते थे, तो उसके लिए भी सामान चाहिए। तो यहाँ पे सूची दी गई है कि इतनी इतनी वस्तुएं होनी चाहिए। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5,000 खर्च आएगा। यानी गांधी जी के अनुमान से, मेरे यानी मेरा नहीं, गांधी जी के अनुमान से उसमें 5,000 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान 150 रुपये में खर्च आएगा। यानी रसोई के लिए जो आए, कढ़ाई है, जो बेलन है, चम्मच है, ये सब कितने में आ जाएगा, 150 रुपये में आ जाएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को यहाँ मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। यानी स्टेशन है अहमदाबाद, कालूपुर स्टेशन से मेहमान को आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलगाड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं खाने का खर्च 10 रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपया होगा। यानी कि गांधी जी ऐसा सोच रहे थे कि एक व्यक्ति का एक महीने का खाने का 10 रुपया होगा। ये बात फ्रेंड्स 1915 की है, इसलिए आप थोड़ा अनुमान लगाइएगा, क्योंकि अभी तो इस जमाने में तो 5,000 भी कम पड़ रहे हैं। पहले वर्ष में गांधी जी ने कहा खर्च निकालना बहुत कठिन है। वर्ष में 50 लोगों का खाने का खर्च होता है 6,000 रुपये। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्चा उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ
कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। यानी गांधी जी ने ऐसा कहा कि हमें अहमदाबाद में आश्रम स्थापना है। सब कह रहे कि यहाँ आप आश्रम लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए। तो गांधी जी ने सोचा कि अहमदाबाद में लगाया जाए। तो उसमें वो कहें कि 1 वर्ष तक मैं वहाँ पे आश्रम बनाऊंगा, 1 वर्ष रहूंगा। अगर वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा तो वहाँ रहना है, कर नहीं तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। पर इसलिए गांधी जी ऐसा सोच रहे थे कि पूरा 1 साल का खर्च है वो अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यानी अहमदाबाद का जो राजा है, जो वहाँ पे जो कलेक्टर है, उनको ये खर्च उठाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मुझे ज़मीन वो चाहिए कि ज़मीन आप ले लीजिए। और ऐसा भी नहीं कर सकते तो वो खाने का खर्च उठा सकते हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। यानी कि अहमदाबाद है वो सारा का सारा खर्च उठा लेता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि चलिए हम आपको फंड देते हैं और आप ऐसे रहिए यहाँ पे, गांधी जी, और अहमदाबाद सब आपको खर्च देगा पहले साल का। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसवीदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन निर्माण का किस प्रकार करना चाहते हैं। यानी कि जो रहने के तौर तरीके थे वो गांधी जी ने बनाए थे यहाँ पे, इसलिए वो कैसा होगा हमें पता चल जाएगा। उसके बाद किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। यानी कि ये सब गांधी जी ने सूची बनाई कि अगर अहमदाबाद हमें 1 साल का जो खर्च देगा तो इतना इतना हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे घरेलू सामान की एक लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पे पढ़िएगा गांधी जी की। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस किताब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशीय हथकरघों की आवश्यकता होगी। यानी कि गांधी जी ऐसा कहते हैं कि हमें लोहार और राजमिस्त्री होते हैं उसकी औजारों की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने वो खर्च डाला नहीं है। और दूसरा जो शिक्षण संबंधी सामान का खर्च है वो भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये शिक्षण के सामान में जो भी आवश्यकता होगी वो बाद में हम देखेंगे। यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने पाठ लिखा है, तो इसमें देखिए ये कैसे अपना जब आश्रम की शुरुआत करते हैं तब यहाँ पे इतने सारे खर्च है वो कैसे उठा पाएंगे। यानी कि 6,000 का पूरा खर्च था उनका खाने पीने का उस साल का, यानी 10 रुपये प्रति मास को देख रहे थे। उसके बाद दूसरे जो औजार है, खेती की ज़मीन है, आश्रम की ज़मीन है, उसे 50,000 फुट क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए थी। तो ये सब जो बातें हैं इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में बताए गए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए घरेलू सामान की सूची है, गांधी जी कौन कौन सा घरेलू सामान है उसको यूज़ करता है। तो 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलश, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाहियाँ, 1 कढ़ाई, 1 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैया, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मुसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवाते, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करके बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइया, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैबर पोट, 4 सड़क की बत्तियाँ। यानी ये वैशाख वदी 13 मंगलवार 11 मई 1915 में ये गांधी जी ने सूची तैयार की थी कि इतने इतने सामान की आवश्यकता होगी आश्रम को बनाने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर ये मोहनदास करमचंद गांधी ने आश्रम बनाया था उसके बारे में हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अभ्यास। हमारे लेखा जोखा। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग
खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले आदि क्यों खरीदना चाहते होंगे? क्योंकि आश्रम में फ्रेंड्स आगे हमने देखा कि 40 लोग आने वाले हैं, तो 40 लोग होंगे, वो अलग अलग काम जानते हो, इसलिए वो औजार ऐसे खरीदना चाहते थे कि वो काम वो खुद कर सकते। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताब से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। यानी कि फ्रेंड्स गांधी जी है, उन्होंने कई सारे आंदोलन में भाग लिया है, हमारे देश में आज़ादी दिलाई है, तो गांधी जी की जो आत्मकथा है आप पढ़िएगा। मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहोगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहोगे। यानी फ्रेंड्स एक बाल आश्रम हमें खोलना है तो कितना खर्च होगा वो हमें पता करना पड़ेगा कि उसमें कितना खाने का खर्च है, ये सब उसके बारे में बजट एक तैयार करना है। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाद बुनना करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाएं जिन्हें आप चाहकर भी सीख नहीं पाते, इसके क्या कारण रहे होंगे। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। यानी कि आपको जो काम अच्छा लगता है फ्रेंड्स और आप सीख नहीं पाए, उसके बारे में आपको इस यहाँ पे सूची बनानी है। उसके बाद इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी का जो बजट है कि इस प्रकार का बजट है कि 6,000 रुपये उनका गाने का खर्च है, 50,000 स्क्वायर फुट है, उनको जगह चाहिए यानी कि क्षेत्रफल चाहिए, खेती चाहिए, 40 लोगों के जो काम करने के औजार चाहिए, मोची के औजार चाहिए, यानी कि जो सभी आश्रम में जो सभी काम है खुद ब खुद सबको करने पड़ेंगे। भाषा की बात, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित्य में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इस इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनको मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हुआ है। प्रमाण, सो प्रमाणित, व्यथा तो व्यथित, द्रवित, द्रौत सो द्रवित, मुखवित मुखरित, उसके बाद झंकृत, उसके बाद शिक्षित, उसके बाद मोहित, उसके बाद चर्चित। चलिए इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक। नीचे एक प्रत्यय से बनाए एक गए शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक, ये सब में क्या ब्रेंच जुड़ा हुआ, इक जुड़ा हुआ है। मौखिक हम बोलते हैं तो पीछे इक लगता है, इक प्रत्यय है। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्द का जुड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें एक शब्द है वो प्रमुख है, दूसरा है वो उससे साथ साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि और जैसा अगर बीच में आए, देखिए यहाँ पे है बैल की गाड़ी, सॉरी और नहीं, की है, के है, उनके है, ये जो शब्द बीच में आता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए आप सब तत्पुरुष समास के शब्द इसे कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।